दिल्ली में जेएनयू कैंपस में उस वक्त बवाल हो गया जब वहां छात्र संघ चुनाव को लेकर हिंसक झड़प हो गई। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी और लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन एसएफआई के सदस्यों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया। घटना तब हुई जब छात्र संघ चुनाव से पहले कैंपस में बैठक बुलाई गई और बैठक शुरू होने के कुछ ही समय बाद छात्रों के बीच हंगामा शुरू हो गया। हालात तब बिगड़ गए जब हंगामा कर रहे छात्र आपस में भिड़ गए। उनके बीच हाथापाई और धक्का मुक्की शुरू हो गई। दावा किया गया कि दोनों संगठनों के छात्रों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी, जिसमें कुछ छात्र घायल हो गए। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे छात्रों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा होता रहा और छात्रों के बीच हुई मारपीट की घटना की वजह से जेएनयू कैंपस में तनाव का माहौल बन गया। छात्र संघ चुनाव को लेकर कैंपस में मौजूद स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के ऑडिटोरियम में मीटिंग बुलाई गई थी। बैठक में चुनाव समिति के गठन और प्रक्रियाओं पर चर्चा हो रही थी और तभी बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी और लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन एसएफआई के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी दोनों संगठनों के सदस्यों के बीच तनातनी बढ़ती चली गई। जेएनयू में बवाल इसलिए हुआ क्योंकि छात्र संघ चुनाव को लेकर कैंपस में मौजूद स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के ऑडिटोरियम में जीबीएम यानी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई थी और उस बैठक में बड़ी संख्या में जेएनयू में पढ़ने वाले छात्र पहुंचे। पूरा हॉल छात्रों से खचाखच भर गया। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के सदस्यों ने दावा किया कि हंगामा तब हुआ जब लेफ्ट पार्टी के छात्र संगठन से जुड़े एक काउंसलर ने उत्तर प्रदेश, बिहार और एबीवीपी से जुड़े छात्रों पर टिप्पणी कर दी और उसी वजह से बैठक में शामिल एबीवीपी के कुछ सदस्य भड़क गए। उन लोगों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि एबीवीपी और लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन एसएफआई के सदस्य आपस में उलझ गए। काउंसलर होके वो बोल रहा है यहाँ से कि आप जेएनयू से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, जेएनयू इनके बाप की बाप होती नहीं है। हालांकि बाद में किसी तरह मामला शांत करवाया गया, लेकिन इससे जेएनयू कैंपस में तनाव फैल गया। घटना के बाद छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से हिंसा की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में कई लोगों की जान लेने वाले आदमखोर भेड़िए को मार गिराने का दावा किया गया। बहराइच में पिछले कई दिन से 3 भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ था। भेड़ियों के हमले में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए और वन विभाग ने दावा किया कि उन 3 भेड़ियों में ही एक भेड़िए को ढेर कर दिया गया। वन विभाग के मुताबिक इससे पहले भी एक भेड़िए को मार दिया गया था। 2 भेड़िए अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में रिप्लाइज हुए हैं और एक मिसिंग है। दावा किया गया कि रात के वक्त अचानक वो भेड़िया खेत में आ गया। वन विभाग की टीम ने तुरंत उस भेड़िए को घेर लिया, लेकिन उस भेड़िए ने वहां से भागने की कोशिश की। इसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे गोली मार दी। वही आदमखोर भेड़िया है जिसने अब तक इसने और इसके साथियों ने 6 लोगों की जान ली थी और जानकारी के मुताबिक इन 3 भेड़ियों के हमलों में 6 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। उधर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों से जुड़ी कई मांगों को लेकर डीएम ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए वहां नारेबाजी की और हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पानी की बौछार कर दी। इसके बावजूद डीएम ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता छात्रों से जुड़ी मांगों पर अड़े रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि वो डीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन वो बिना मिले चले गए। वहां दमकल विभाग की टीम लगातार उन लोगों पर पानी की बौछार करती रही, लेकिन कार्यकर्ता एनएसयूआई का झंडा लहराते हुए डटे रहे। सरकार इस बात से डरती है कि छात्र कहीं इकट्ठा होकर जो है उनका सिंहासन हिलाने का काम ना कर दे। इस दौरान उन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने के लिए छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सरकारी अस्पताल के बाहर कुछ किन्नरों ने जमकर हंगामा कर दिया। पुलिस के मुताबिक वहां किन्नरों के 2 गुटों के बीच लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था। इस बीच एक गुट के कुछ किन्नरों ने कीटनाशक पी लिया। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया और इसकी जानकारी मिलते ही उस गुट के दूसरे किन्नर भड़क गए। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगाने की कोशिश की। ये देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तब तक कई किन्नर पेट्रोल से नहा चुके थे। पुलिस वालों ने उनके हाथों से माचिस और पेट्रोल के डिब्बे छीने। देखते ही देखते अस्पताल के बाहर
चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। खुद पर पेट्रोल छिड़कने वाले किन्नरों ने आरोप लगाया कि दूसरे गुट के किन्नरों ने कई बार उन पर हमला किया, लेकिन पुलिस ने उन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। और किन्नरों ने आरोप लगाया कि इन मामलों में केस दर्ज करवाने के बावजूद आरोपियों को पकड़ा नहीं गया। जानकारी के मुताबिक कोई कार्रवाई न होने से किन्नरों में नाराजगी थी। दावा किया गया इसी बात पर एक साथ कई किन्नरों ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी की कोशिश की और कीटनाशक पीते ही किन्नरों की हालत बिगड़ने लग गई। उनमें कई तो बेहोश हो गए और कुछ उल्टी करने लग गए। जानकारी मिलते ही उनके कई साथी उनकी मदद के लिए आ गए। उन्होंने आनन फानन में उन्हें उठाया और लेकर अस्पताल पहुंचे। गनीमत यह रही कि वक्त रहते इलाज मिलने से उन सबकी जान बच गई। 24 किन्नर यहाँ उपचाररत हैं, सभी स्टेबल हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं और वर्तमान में अभी इनका यहाँ इलाज चल रहा है। लेकिन इस मामले पर किन्नरों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अस्पताल जाकर हंगामा शुरू कर दिया और इस वजह से इंदौर के उस अस्पताल के बाहर भारी बवाल हो गया। खुद पर पेट्रोल छिड़कने वाले किन्नरों ने दूसरे गुट पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग कर दी। साथ ही अपनी मांग पूरी होने तक उन्होंने हंगामा जारी रखने की चेतावनी भी दी। और इसके बाद पुलिस के काफी समझाने पर उनका गुस्सा शांत हुआ। पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया कि कीटनाशक पीने वाले किन्नरों के होश में आने के बाद उनके बयान लेकर आरोपियों को पकड़ा जाएगा। जैसे ही इनके बयान होते हैं और जो फैक्ट सामने आते हैं तदनुसार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। पूरा बवाल इंदौर के बढरीनाथ इलाके का रहा। बताया गया कि इंदौर के उस इलाके में किन्नरों के दो गुटों के बीच संपत्ति को लेकर पिछले कई महीनों से झगड़ा चल रहा था। दावा किया गया कि इस दौरान दोनों गुटों के बीच कई बार मारपीट तक हुई। बाद में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। उधर पंजाब पुलिस के एक डीआईजी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के अंबाला में सीबीआई ने पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण भुल्लर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक उनके खिलाफ एक कारोबारी ने सीबीआई से शिकायत की थी। सूत्रों ने दावा किया कि डीआईजी कारोबारी से हर महीने 5 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर ले रहे थे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक सरकारी अस्पताल में उस वक्त दहशत मच गई जब वहां का एक कर्मचारी पिस्तौल लेकर पहुंच गया। उसने वहां के अधिकारी को धमकी भी दी। बताया गया कि उसका वेतन रोका गया था और इस वजह से वो नाराज था। जिले के स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक ड्यूटी पर न आने की वजह से उसका वेतन रोक दिया गया था। पंजाब के अमृतसर में सुरक्षा बल के जवानों ने तलाशी अभियान के दौरान पाकिस्तान की सीमा के पास मौजूद एक खेत से ड्रोन और 2 किलो ड्रग्स बरामद कर लिए। इसी तरह सुरक्षा बल ने फाजिल्का जिले के एक इलाके से ड्रग्स के साथ हथियार बरामद करने का दावा किया। इधर देश भर में खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाए जाने की खबरों के बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी से भी हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी पर थूक लगाकर रोटियां बनाने का आरोप लगाया गया। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने रेस्टोरेंट के उस कर्मचारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और खूब हंगामा किया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने पुलिस को सबूत के तौर पर रेस्टोरेंट के उस कर्मचारी का एक वीडियो भी दिया जिसमें वो कर्मचारी रोटियां बनाता दिखाई दिया, लेकिन हर रोटी को तंदूर में डालने से पहले वो बार बार झुककर कुछ करता नजर आया। आरोप लगाया गया कि वो कर्मचारी उन रोटियों पर थूक लगाकर उन्हें पका रहा था। जिन ग्राहकों को खाना खिला रहा है उसमें रोटियों में थूक रहा है। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों के मुताबिक आरोपी ने रोटी पकाते समय ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने इस मामले को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और रेस्टोरेंट मालिक पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से यह मांग भी की कि वो सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर अपनी नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी करे ताकि ग्राहकों को खाने पीने का सामान खरीदते वक्त किसी तरह का असमंजस न हो। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने उत्तरकाशी में न सिर्फ उस रेस्टोरेंट के बाहर हंगामा किया बल्कि कुछ दूसरी दुकानों को भी बंद करा दिया और जमकर नारेबाजी की। थूक लगाकर रोटी बनाने के आरोपों के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उत्तरकाशी में उस रेस्टोरेंट के साथ कुछ और दुकानों को भी बंद करवा दिया। हंगामे की खबर मिलने पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के लोगों ने हालात संभालने की कोशिश की। पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया और रेस्टोरेंट से खाने का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। होटल के जो मालिक है उनके विरुद्ध उसकी कैंसिलेशन की कार्रवाई चल रही है। हालांकि पुलिस वालों के समझाने बुझाने के बाद भी हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की। हंगामा कर रहे हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने पुलिस पर कुछ वक्त पहले सामने आए ऐसे ही मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया पहले की घटनाओं में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की होती तो दोबारा ऐसे मामले होते ही नहीं। मतलब थूक लगाकर रोटी बनाने के आरोपों को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी गुस्सा निकाला।
प्रदर्शनकारी हंगामा शांत करवाने पहुंचे अफसरों से भी भिड़ गए। हालांकि एक महिला अफसर ने प्रदर्शनकारियों को कानून के दायरे में रहने की चेतावनी दे दी। प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए अफसरों ने उनसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। लेकिन थूक लगाकर रोटी बनाए जाने के आरोपों के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने ऐलान कर दिया कि अगर पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो वो ऐसे आरोपियों से अपने तरीके से निपटेंगे। 100 बात की एक बात यह कि फिर तंदूरी रोटियों को बनाने में उन पर थूकने का इल्जाम लग गया। फिर बवाल हो गया। इस बार यह हुआ उत्तरकाशी में और काफी टाइम से कई जगहों पर यह इल्जाम लगता रहा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। और सब जगह वही होता है कि एक वीडियो सामने आता है जिसमें रोटी बनाने वाले आटे को हाथों से थापकर तंदूर में डालने से पहले रोटियों पर झुकता दिखाई देता है वीडियो में। और इन सब जगहों पर वो रोटी बनाने वाला मुसलमान होता है, तो ये हिंदू मुसलमान मामला बन जाता है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि इसमें कोई सफाई क्यों नहीं देता आकर, या कोई बताता कोई नहीं आकर कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती तो पब्लिक को तो यही समझ में नहीं आता ना कि जब रोटी बनाने वाला रोटी पर झुकता है तो क्यों झुकता, क्योंकि वो उस पर थूकता है या नहीं थूकता है उस पर कुछ भी कहते रहो, लेकिन वो रोटियों पर झुकता हुआ तो दिखता ही है। और मामला है खाने का, तो पब्लिक तो इसमें साफ सफाई चाहेगी। जब रोटी पर झुकने का कोई कारण नहीं दिया जाता तो थूकने का इल्जाम लगाने वालों की बात को तो मजबूती मिलती ही है। थूक लगाने के इल्जाम के बाद कौन ऐसी रोटियां खा लेगा? बाकी जो भी इल्जाम लगाए जाते हैं उनको तो कोई खारिज करने भी आ जाता है और यह भी दलील देने आ जाते हैं कि यह जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। लेकिन तंदूर में रोटी डालने से पहले झुकते हुए दिखने की कोई वजह ही समझ में नहीं आती। इतने सारे मुस्लिम संगठन और समुदाय के नेता हर बात पर बोलने आ जाते हैं, लेकिन इस पर कोई क्यों कुछ नहीं बोलता? अगर टारगेट किया जा रहा है तो रोटी पर झुकने की कोई और वजह होती होगी, तभी तो इन सब वीडियो में रोटी बनाने वाला झुकता हुआ दिखता है। दो बातें जरूर सुनी जाती हैं, लेकिन वो भी कोई पक्के तौर पर नहीं बताता। एक बात यह सुनी जाती है कि ये थूक नहीं रहे होते, कुछ जगह यह प्रचलन में आ गया है कि ये फूंक मारकर दुआ पढ़ रहे होते हैं। लॉजिक तो इसका भी समझ में नहीं आता, लेकिन अगर ऐसे फूंक मारकर दुआ पढ़ने जैसा कुछ मुस्लिम समुदाय में कुछ चलन भी हो गया तो वो अपने घर में करो ना। ये पब्लिक के खाने की जगहों में करने का क्या मतलब? थूक नहीं रहे, सिर्फ फूंक ही मार रहे हो तो क्यों मार रहा? फूंक भी तो मुंह से जा रही है, वो भी तो साफ सफाई वाली बात है। किसी के मुंह से फूंक मारी हुई रोटी कोई क्यों खाएगा? फूंक में भी तो थूक के कण होते हैं, और नहीं भी होते तब भी ये तो कोई स्वच्छता नहीं हुई। ये कैसे करने दिया जा सकता? इसके अलावा एक दूसरी बात जो सुनने में आती है वो ये कि हाथ से थाप कर रोटी बनाने में रोटी पर गीले गुथे हुए आटे के साथ सूखा आटा लगा हुआ होता है और तंदूर में डालने से पहले उस सूखे आटे को रोटी से झाड़ने के लिए ये लोग उस पर फूंक मारते हैं, सूखे आटे को उड़ाने के लिए। लेकिन अगर वो ये भी कर रहे हैं और थूक नहीं रहे, तब भी फूंक कर ये करना किस टाइप की साफ सफाई? सफाई के लिए मुंह से निकली फूंक मारना कोई क्यों बर्दाश्त करेगा? ये हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, ये स्वच्छता की बात है। उसमें अगर हिंदू मुसलमान हो रहा है तो ये हिंदू मुसलमान करने का मौका कौन दे रहा है? खाने पीने की बात पर कोई कैसे समझौता कर लेगा? और ये मसला अगर चले ही जा रहा है तो कोई तो समुदायों के नेता लोग होते होंगे, सामने आओ, रुकवाओ ना इसको। रुकवाते क्यों नहीं हो इस चिंगारी को? चिंगारी बड़ी आग में बदल जाएगी तब कोई कुछ बोलेगा क्या? सिर्फ ये कह देने से नहीं हल होने वाला मसला कि ये जानबूझकर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वीडियो में रोटी पर कोई झुकता भी दिखेगा तो इल्जाम तो लगेंगे ही। बंद करो इसको। 100 बात की एक बात। उधर पटना में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सनसनी मच गई। बिहार की राजधानी पटना में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। पुलिस को यह धमकी ईमेल के जरिए मिली। पुलिस ने आनन फानन में सिविल कोर्ट को खाली करा लिया और तलाशी ली। उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद बद्रीनाथ धाम के प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि इस साल अब तक रिकॉर्ड 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में अब भी 1 महीने से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए समुचित व्यवस्था की गई है मंदिर प्रशासन के द्वारा। इस बीच राजस्थान के जैसलमेर में बस अग्निकांड के वक्त का एक वीडियो सामने आया,
जिस और दिल दहला देने वाले इस वीडियो में दिखा कि बस में भीषण आग लगने के बाद कई लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई थी। हादसा 2 रोज पहले हुआ था, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की आग में झुलसकर मौत हो गई थी। और उसी घटना का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बस भीषण आग की लपटों में घिरी नजर आई। उसकी खिड़कियों से काले धुएं का गुबार निकलता दिखा। उस वक्त कुछ लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो में दिखा कि एक के बाद एक कई लोग बस की खिड़कियों से कूद गए थे। उनमें कुछ की हालत तो दम घुटने से इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बाहर आते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गए थे। वो तो किसी तरह बाहर आ गए थे, लेकिन बस में सवार बाकी यात्रियों की किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि बस में आग लगते ही ये तेजी से फैल गई थी और उसकी वजह से कई लोग झुलस गए थे। दावा किया गया था कि जो बस हादसे का शिकार हुई उसमें इमरजेंसी दरवाजा नहीं था, इसलिए आग लगने के बाद यात्रियों को निकलने का मौका ही नहीं मिल सका था और इसी वजह से बस में सवार ज्यादातर लोगों की मौत हो गई थी। जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि बस का जो एकमात्र दरवाजा था वो भी लॉक हो चुका था और इसलिए लोगों के पास खिड़कियों से कूदने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। ये बस 57 यात्रियों को लेकर जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी। दावा किया गया था कि बीच रास्ते में ही एसी से गैस लीक होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था और उससे ही आग की लपटें फैल गई थी। ये भी जानकारी मिली थी कि बस के अंदर आग बुझाने वाले उपकरण मौजूद नहीं थे, इसलिए आग लगने के कुछ ही देर बाद पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई थी। और इस सब के बीच हादसे का शिकार हुई बस की बॉडी को पास करने वाले 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग में बस का रजिस्ट्रेशन हुआ था। जांच में पता चला कि 1 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के जिला परिवहन अधिकारी सुरेंद्र सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नी लाल ने बस की बॉडी पास की थी और ठीक 13 दिन बाद बस हादसे का शिकार हो गई। दावा किया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगी थी। जांच में पता चला कि हादसे का शिकार हुई बस का रजिस्ट्रेशन चित्तौड़गढ़ परिवहन विभाग में हुआ था और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बस की बॉडी पास की थी। इसीलिए बस की बॉडी को पास करने वाले जिला परिवहन अधिकारी सुरेंद्र सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नी लाल को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप लगा कि बस के मालिक ने नियमों की अनदेखी करते हुए नॉन एसी बस को एसी बस में मॉडिफाई करवा लिया था और दावा किया गया कि आरटीओ के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, जबकि बस के अंदर से इमरजेंसी दरवाजे को हटाकर वहां सीट बना दी गई थी। बस में आग बुझाने वाले उपकरण भी नहीं थे। दावा किया गया कि नॉन एसी बस को एसी बस में बदलने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और कई लोगों की जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गई। इस मामले में पुलिस ने बस के मालिक तुराब अली और ड्राइवर शौकत को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि बस में आग लगने के बाद ड्राइवर वहां से भाग गया था। जांच में पता चला कि करीब 3 महीने में बस की बॉडी तैयार की गई थी। दावा किया गया कि बस नॉन एसी थी और उसे एसी स्लीपर बस बना दिया गया था। चित्तौड़गढ़ में बस के रजिस्ट्रेशन का पता चलने के बाद पुलिस अधिकारी परिवहन विभाग के ऑफिस पहुंच गए। वहां से हादसे का शिकार हुई बस से जुड़े दस्तावेज और सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर जब्त कर लिए गए। सौभाग्य की एक बात यह कि जैसलमेर में जिस बस में फंसकर लोग जिंदा जल गए थे उसको सर्टिफिकेट देने वाले चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बाकी बसों के कागज पास करने वाले अधिकारियों पर क्या एक्शन होगा? कह रहे हैं उस बस को नॉन एसी से एसी बना दिया गया था और स्लीपर बस बना दिया गया था वगैरह वगैरह। तो वो तो पूरे देश में कई जगह ये दिखता है। इमरजेंसी दरवाजे हैं या नहीं, बाकी सुरक्षा के इंतजाम हैं या नहीं, ये क्या पब्लिक को देखना है? पब्लिक क्या कर सकती है जब बसें सड़क पर चल रही हैं? तो ये तो आपको देखना है ना कि ये बसें सड़कों पर आग कैसे जाती हैं। तो कोई 1-2 अधिकारियों को सस्पेंड करने से वो थोड़ी ठीक हो जाएगा। किसी एक राज्य का मामला थोड़ा ही है। इन अधिकारियों को किस बात की तनख्वाह मिल रही है पब्लिक के पैसे से? लोग जिंदा जल गए तब जाकर तो कार्रवाई के नाम पर कुछ हो रहा है, लेकिन वो भी उसी बस को लेकर हो रहा है। बाकी जो ये माचिस के डिब्बे घूम रहे हैं सड़कों पर, इनके कागज पास करने वाले अधिकारियों को पकड़ो, बाहर करो उनको, या जब उनमें भी कुछ होगा तब कुछ किया जाएगा। 100 बात की एक बात, उधर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कई नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। नक्सलवाद के खिलाफ जारी लड़ाई के तहत छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी 61 नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और सभी नक्सलियों से अपने हथियार छोड़ने की अपील की। कर्नाटक के मैसूरू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आई लव आरएसएस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा ने हिस्सा लिया। आरएसएस ने इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे के उस बयान के जवाब में किया जिसमें उन्होंने आरएसएस में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग राज्य सरकार से की थी। इधर हरियाणा के रेवाड़ी में कॉलेज परिसर में तेंदुए के घुसने से दहशत मच गई। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने कॉलेज परिसर और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उस तेंदुए को नहीं पकड़ा जा सका।
ऐसे में हरियाणा के गुरुग्राम से भी एक टीम को रेवाड़ी भेजा गया, क्योंकि रेवाड़ी के बावल कॉलेज परिसर में वो तेंदुआ चहलकदमी करता नजर आया। वो कॉलेज परिसर में एक से दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाता दिखाई दिया। इसके बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची और उसे पकड़ने के लिए टीम के लोग गश्त करते दिखे। रात को भी देखा गया है, लेकिन दिख नहीं रहा है। जंगल बहुत भारी हो रहा है, स्कूल की तरह लग नहीं रहा है। वहां तलाशी अभियान चलाने के बाद भी वन विभाग की टीम को कामयाबी नहीं मिल पाई और उस तेंदुए को पकड़ने के लिए कॉलेज के बाहर भी निगरानी बढ़ा दी गई। इससे पहले भी रेवाड़ी में सरिस्का जंगल से भटककर एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस गया था। इस बीच राजस्थान के बालोतरा में सड़क हादसे के बाद एक कार में आग लग गई और उसकी वजह से उसमें बैठे 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि कार की सामने से आ रहे एक ट्रेलर से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद दोनों में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद किसी तरह कार में बैठे एक व्यक्ति को निकाला गया, लेकिन तब तक वो बुरी तरह झुलस चुके थे, क्योंकि टक्कर होने की कुछ ही देर बाद वो कार आग का गोला बन गई। उसकी तेज लपटों को देखकर लोगों का दिल दहल गया। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। खबर मिली कि उस कार में सवार एक व्यक्ति को किसी तरह बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा बलोत्रा जिले के सिणधरी थाना क्षेत्र के सड़ा नाम के गांव के पास हुआ। उस कार में आग इतनी तेजी से फैली कि उसमें सवार 4 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। इस बीच पुलिस की टीम हादसे की जांच में जुट गई। उधर हरियाणा के रोहतक में खुदकुशी करने वाले एएसआई संदीप लाठर का जींद में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 2 दिन पहले अपनी जान दे दी थी और उसके बाद जींद में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके पार्थिव शरीर के साथ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का हुजूम चलता दिखा। लोग उनके समर्थन में नारे लगाते सुनाई दिए। इस दौरान उनके गांव से जुड़ी खाप पंचायत ने मांग की कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। भाई भ्रष्टाचार कितने है, जब तो उसने आरोप लगाए हैं, कोई अपनी मर्जी से तो लगाता नहीं। संदीप लाठर ने 2 दिन पहले वाई पूर्ण कुमार और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग की थी। और चंडीगढ़ में खुदकुशी करने वाले आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई। ये शिकायत रोहतक में खुदकुशी करने वाले एएसआई संदीप लाठर की पत्नी ने दर्ज करवाई। संदीप लाठर वाई पूर्ण कुमार के गनमैन पर लगे अवैध वसूली के मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन रोहतक में उनके खुदकुशी करने के बाद उनकी पत्नी ने आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार और उनसे जुड़े कुछ लोगों ने उनके पति को जान देने के लिए उकसाया था, क्योंकि एएसआई संदीप लाठर ने खुदकुशी से पहले न सिर्फ वाई पूर्ण कुमार बल्कि उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पुलिस के मुताबिक जान देने से पहले उन्होंने अपने सुसाइड नोट में वाई पूर्ण कुमार के रिश्तेदार अमित रतन और उनके गनमैन का भी नाम लिखा था, इसलिए उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई। 100 बात की एक बात यह है कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी की खुदकुशी के बाद जब से उनके गनमैन के केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने भी आत्महत्या कर ली, तो पब्लिक में भी 2 तरह की राय बन गई, जिसमें कुछ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आत्महत्या से पहले अगर इतना बड़ा अधिकारी ये कहकर गया कि जाति की वजह से परेशान किया जा रहा था, तो मतलब यह है कि जातिवाद कहां-कहां फैला हुआ है। जबकि बाकी ये कह रहे हैं कि जाति की बात तो भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए की गई, क्योंकि जांच अधिकारी की भी तो आत्महत्या करने से पहले ये बोलकर गए। लेकिन इसका मतलब यह क्यों निकाला जाए कि या तो मामला जातिवाद का है या भ्रष्टाचार का? दोनों बातें क्यों नहीं हो सकती? दोनों एंगल से जांच होने में क्या गलत है? आत्महत्या तो दोनों ने की ना। और अगर आईपीएस अधिकारी की बात में वजन इसलिए है क्योंकि जातिवाद का आरोप आत्महत्या से पहले के बयान में है, तो जांच अधिकारी का भ्रष्टाचार का आरोप भी तो आत्महत्या से पहले के बयान में है। जाति के नाम पर प्रताड़ित करने की जांच होने का यह मतलब थोड़ा ही है कि भ्रष्टाचार की जांच का कोई मतलब नहीं है, और भ्रष्टाचार का आरोप होने का यह मतलब थोड़ा ही है कि जाति के नाम पर प्रताड़ित करने की जांच नहीं होनी चाहिए। 100 बात की एक बात। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी नेता मनोज तिवारी के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में मनोज तिवारी के कार्यक्रम में रामसूरत राय के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। रामसूरत राय का टिकट कटने से नाराज लोग बैनर पोस्टर लेकर कार्यक्रम में पहुंच गए और जमकर नारेबाजी कर दी। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने वाले नेताओं की लिस्ट जारी कर दी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। एक रोज पहले पार्टी ने 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। जेडीयू इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मतलब जेडीयू ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए।
उधर पंजाब में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए विधायकों के फर्जी समर्थन से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले नवनीत चतुर्वेदी नाम के आरोपी को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब की रोपड़ कोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ से उनकी गिरफ्तारी हुई, क्योंकि उन पर आरोप लगा कि उन्होंने नामांकन पत्र में आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर करवाए थे। दावा किया गया कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद वो सुरक्षा लेने के लिए चंडीगढ़ पुलिस के हेडक्वार्टर्स भी पहुंच गए थे। हालांकि इसका पता चलने के बाद आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने पंजाब के रूपनगर में उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी। जो विधायक थे जिनके जाली सिग्नेचर किए थे उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद रूपनगर पुलिस की एक टीम मामले की जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए चंडीगढ़ पहुंच गई। लेकिन हंगामा तब खड़ा हो गया जब चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब की रूपनगर पुलिस को आरोपी की कस्टडी देने से साफ इनकार कर दिया। इसी महीने की 24 तारीख को पंजाब की एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव होगा और इस उपचुनाव के लिए राजस्थान के जयपुर के रहने वाले नवनीत चतुर्वेदी ने भी नामांकन दाखिल किया था। वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। उन्होंने पहली बार 6 अक्टूबर को और दूसरी बार 13 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया था। आरोप लगाया गया कि दोनों ही बार नामांकन पत्र में आम आदमी पार्टी के विधायकों के जाली दस्तखत थे। हालांकि 14 अक्टूबर को उनका नामांकन खारिज हो गया था। राज्यसभा उपचुनाव के लिए उनका नामांकन खारिज होने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। नवनीत चतुर्वेदी खुद को जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं और उनका दावा है कि ये वही जनता पार्टी है जिसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। इस सबके बीच आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश चड्ढा ने उनके खिलाफ रूपनगर में एफआईआर दर्ज करवा दी। दिनेश चड्ढा पंजाब की रूपनगर विधानसभा सीट से विधायक हैं और एफआईआर में उन्होंने आरोप लगाया था कि नवनीत चतुर्वेदी ने राज्यसभा नामांकन में उनके फर्जी हस्ताक्षर किए और उनके समर्थन का झूठा दावा किया था। उनकी शिकायत पर रूपनगर की पुलिस नवनीत चतुर्वेदी को पकड़ने के लिए चंडीगढ़ पहुंच गई। रूपनगर पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस की उस गाड़ी का पीछा किया जिसमें नवनीत चतुर्वेदी को ले जाया जा रहा था और दावा किया गया कि रूपनगर पुलिस ने सुखना लेक के पास चंडीगढ़ पुलिस की गाड़ी को रोक दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नवनीत चतुर्वेदी की कस्टडी को लेकर वहां पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस के बीच झड़प तक हो गई। इस बीच मुंबई के घाटकोपर इलाके में दिन दहाड़े गहनों के एक शोरूम में लूट का डरा देने वाला मामला सामने आया। वहां 3 लोग हथियार के दम पर उस शोरूम में घुसे और उसके मालिक को धमकाना शुरू कर दिया। इससे वहां दहशत मच गई और उनमें एक व्यक्ति ने अंदर आते ही उन पर पिस्तौल तान दी। उसने रैक पर रखे गहनों के बॉक्स को उतार कर काउंटर पर रखना शुरू कर दिया। इस दौरान उसके साथी ने चाकू दिखाकर शोरूम के मालिक को रोक रखा था, लेकिन कुछ देर बाद वो हिम्मत दिखाते हुए उनकी तरफ दौड़े। इसके बाद वो लोग घबराकर काउंटर पर रखे गहनों के बॉक्स लेकर फरार हो गए। जानकारी मिली कि भागने के दौरान उन लोगों ने शोरूम के मालिक पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि पुलिस को शिकायत मिलने पर उसने कुछ ही घंटों में तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उधर महाराष्ट्र के नासिक में गोलीबारी और अवैध वसूली के एक आरोपी के दफ्तर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। नासिक पुलिस ने जिस इमारत को तोड़ा वो रामदास आठवले की पार्टी से जुड़े प्रकाश लोंढे नाम के व्यक्ति की थी। उन्हीं पर अवैध वसूली और गोलीबारी के आरोप लगे थे और इसके बाद नासिक पुलिस ने उनके दफ्तर पर बुलडोजर चलाया। बड़ी बड़ी मशीनों ने उस इमारत की दीवारों को ढहाना शुरू कर दिया। वो दफ्तर एक नाले के किनारे बना था, इसलिए उस पर छेद करने के लिए मशीनों को नाले में उतारना पड़ा। और नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अब मिलके इन सभी जगहों पे कार्रवाई करना शुरू किया है। बताया गया कि प्रकाश लोंढे का उस इलाके में अच्छा खासा दबदबा है। इसी वजह से ये कार्रवाई शुरू करने से पहले ही वहां पुलिस का बंदोबस्त कर लिया गया था। पुलिस ने न सिर्फ आसपास के लोगों को वहां से हटाया बल्कि कई रास्ते भी बंद कर दिए ताकि लोग प्रकाश लोंढे के दफ्तर की तरफ न जा सकें। इधर तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से नामांकन कर दिया। बिहार में तेज प्रताप यादव ने वैशाली की महुआ विधानसभा सीट से नामांकन कर दिया। वो अपनी दादी की तस्वीर लेकर नामांकन करने पहुंचे। तेज प्रताप यादव ने 2015 में ये सीट जीती थी, लेकिन इस बार वो आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। जो काम करेगा वही महुआ वासियों के दिल में रहेगा, जो विकास करेगा वही महुआ वासियों के दिल में रहेगा। बिहार के शेखपुरा में कांग्रेस नेता मोहम्मद महफूज समेत पार्टी के करीब 200 कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होते ही उन्होंने शेखपुरा विधानसभा सीट से खड़े जेडीयू उम्मीदवार रणधीर कुमार सोनी के लिए प्रचार शुरू कर दिया। एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को सासाराम विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के डोरेमोन वाले एआई वीडियो पर बवाल मच गया।
उस वीडियो में कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन को महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हुए दिखाया गया। इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी को जूते पहने हुए भी दिखाया गया और इसके खिलाफ महाकाल मंदिर प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए गए उस वीडियो में कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन को महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हुए दिखाया गया। इतना ही नहीं, उसमें एक सुरक्षाकर्मी उसे रोकता भी नजर आता है। नहीं, तुम यहाँ अंदर नहीं जा सकते, यहाँ गैजेट नहीं, VIP पास लगता है। इसके बाद उस वीडियो में डोरेमोन को मंदिर परिसर के बाहर VIP पास लेते हुए भी दिखाया गया। चलो भैया, VIP पास 250 रुपए। महाकाल मंदिर प्रशासन ने उस AI वीडियो को बनाने वाले व्यक्ति और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उधर बेंगलुरु में पत्नी की हत्या करने के आरोपी को 6 महीने बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी साल अप्रैल महीने में कृतिका रेड्डी नाम की डॉक्टर का शव उनके घर में संदिग्ध हालात में मिला था। उनके पिता ने थाने में बेटी की हत्या किए जाने का मामला दर्ज करवा दिया था और 6 महीने की जांच के बाद पुलिस ने डॉक्टर कृतिका की हत्या के आरोप में उनके पति महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। कृतिका के पति महेंद्र भी एक डॉक्टर हैं। पुलिस के मुताबिक फोरेंसिक जांच में इस बात की जानकारी सामने आई कि डॉक्टर कृतिका को हत्या से पहले बेहोशी के लिए दी जाने वाली दवा का ओवरडोज दिया गया था, ताकि किसी को उनकी हत्या किए जाने का शक न हो। लेकिन डॉक्टर कृतिका की मौत के बाद उनके पिता को बेटी की हत्या किए जाने का शक हो गया। मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए करीब 6 महीने बाद हत्या का पर्दाफाश कर दिया। Evidences which have been collected till now point out to the hand of his husband, of her husband. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने जो कहानी बताई उसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस ने बताया डॉक्टर कृतिका की शादी साल 2024 में हुई थी। शादी के 10 महीने तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहा। पुलिस के मुताबिक इसी साल अप्रैल में कृतिका के पति ने उनकी हत्या करने की खतरनाक साजिश रची थी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक डॉक्टर कृतिका और उनके पति के बीच पैसों को लेकर झगड़े शुरू हो गए थे। जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि कृतिका के पति डॉक्टर महेंद्र अपना निजी अस्पताल खोलना चाहते थे। इसके लिए वो लगातार अपनी पत्नी डॉक्टर कृतिका पर अपने मायके से पैसे लाने का दबाव बना रहे थे। लेकिन कृतिका ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक कृतिका के परिवार ने पहले ही अस्पताल खोलने के लिए मोटा फंड अपने दामाद यानी डॉक्टर महेंद्र को दे दिया था। पुलिस ने 6 महीने की जांच के बाद डॉक्टर महेंद्र को पत्नी की हत्या के मामले में न सिर्फ गिरफ्तार कर जेल भेजा, बल्कि उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का भी केस दर्ज कर दिया। इधर झारखंड की राजधानी रांची में दिन दहाड़े एक कारोबारी को गोली मारे जाने की घटना से दहशत मच गई। पुलिस के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 लोग उस कारोबारी की दुकान में पहुंच गए। आरोप लगा कि उनमें एक आदमी ने दुकान के अंदर घुसकर कारोबारी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद वो दोनों लोग उस दुकान से फरार हो गए। वहां फर्श पर बिखरे खोखे और खून के धब्बों ने इस गोलीबारी की तस्दीक कर दी। डायरेक्ट गोली चलाए थे या मालिक बचाओ बचाओ बोल रहा है, पूरा पीछे घूर रहा है। रांची के नगड़ी थाना इलाके में हुई फायरिंग में वो कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम उस दुकान में पहुंची और दोनों टीमों ने वहां से सबूत जुटाए। 2 लोग आए थे अपाचे बाइक पे, ये CCTV में दिख रहा है, और यहाँ पे फायरिंग करके चले गए। इस घटना के बाद पुलिस ने उन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रांची के कई इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दहेज को लेकर चल रहे झगड़े में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। नीलूफर नाम की एक लड़की ने आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया और लंबे वक्त से चल रहे मामले में फैसला आने वाला था, लेकिन इससे पहले ही दोनों पक्ष भिड़ गए। कोर्ट के बाहर मारपीट हो गई, जमकर लात घूंसे चलाए गए। इस दौरान कुछ लोग उस लड़की को भी मारते नजर आए। तभी एक व्यक्ति ने पीछे से आकर पत्थर मार दिया। इसके बाद तो बवाल और बढ़ गया, सभी लोग उस पर टूट पड़े। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। चौकी की फोर्स पहुंची और मामले को शांत कराया। उस लड़की के मुताबिक उसके पति और ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे। इसे लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। हमारे साथ डिमांड करी है कि घर लेके आओ और अपना पैसा लेके आओ, कैश लेके आओ, जो तुम्हारा हिस्सा निकल रहा है। मेरे बाप को परेशान करा उन्होंने। दहेज के मामले में फैसला आने वाला था, लेकिन आरोप लगा कि इससे पहले ही उसके पति ने उसके परिवार पर हमला कर दिया। उधर मध्य प्रदेश के धार में एक छात्र को बेरहमी से पीटने के आरोप में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई। बताया गया कि वो छात्र क्लासरूम में दूसरे छात्रों से बातें कर रहा था। आरोप लगा कि इससे नाराज होकर क्लास टीचर ने उसे प्रिंसिपल के पास भेज दिया और इसके बाद तो उस छात्र की पिटाई कर दी गई। वहां उस निजी स्कूल में एक व्यक्ति उस छात्र पर डंडे बरसाते नजर आए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसके पैरों पर उन्होंने डंडों की बौछार कर दी। कुछ देर में उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ते भी दिखाई दिए।
वहां मारपीट करने वाले वो व्यक्ति उस निजी स्कूल के प्रिंसिपल बताए गए। धार जिले के करौली इलाके में हुई मारपीट की इस घटना के बाद 8वीं क्लास के उस छात्र ने अपने परिवार से इसकी शिकायत की और मारपीट से भड़के उसके परिवार वालों ने उस प्रिंसिपल के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवा दिया। इधर भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को सितंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उन्होंने एशिया कप के अलग अलग मुकाबलों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कुल 314 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केन विलियमसन को आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना स्ट्रेटेजिक एडवाइजर नियुक्त किया। वो टीम के लिए योजना बनाने का काम करेंगे। भारत 14 नवंबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की मेजबानी करेगा। इसके मुकाबले 14 नवंबर से दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। उधर मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की कृषि मंडी में एक मजदूर की मौत होने पर हंगामा हो गया। वहां एक ट्रक की चपेट में आने से उस मजदूर की जान चली गई। इसके बाद दूसरे मजदूरों ने मंडी में बवाल कर दिया। उन्होंने मंडी में भारी वाहनों के आने पर रोक लगाने की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया और उन मजदूरों ने कृषि मंडी के गेट पर ताला लगाकर विरोध जताया। इसके बाद उन मजदूरों ने नारेबाजी शुरू कर दी। मजदूर की मौत पर उनका गुस्सा इतना भड़का कि उन्होंने काफी देर तक मंडी में खरीद बिक्री पर रोक लगा दी। उन्होंने उस मंडी में ट्रक जैसे भारी वाहनों के आने पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा भी कई मांगों को लेकर वो धरने पर बैठ गए। हालांकि हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंच गए और काफी देर तक समझाने के बाद मामला शांत हुआ और उन मजदूरों ने मंडी का ताला खोल दिया। इधर उत्तर प्रदेश के अमेठी में 7 क्विंटल से ज्यादा खराब मिठाइयों को खाद्य विभाग ने नष्ट कर दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग को छापेमारी के दौरान एक दुकान में खराब मिठाइयां मिली जिनकी कीमत करीब 90,000 रुपए बताई गई। इसके बाद अधिकारियों ने तुरंत उन मिठाइयों को जब्त कर लिया और मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद से उन खराब मिठाइयों को नष्ट कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के मुताबिक त्योहारों से पहले जगह जगह छापेमारी तेज कर दी गई। इसी दौरान उसे एक दुकान में 7 क्विंटल से ज्यादा खराब मिठाइयां मिली। इनकी कीमत करीब 90,000 रुपए बताई गई। अधिकारियों ने बिना देरी किए उन खराब मिठाइयों को कब्जे में लिया। एक पिकअप वैन की मदद से उन मिठाइयों के डिब्बों को कचरा फेंकने वाली जगह पर ले जाया गया और गड्ढा खोदकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। इसके बाद अधिकारियों ने खराब मिठाई बेचने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर 5 क्विंटल से ज्यादा नकली खोआ बरामद किया। बताया गया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को छापेमारी के दौरान नकली खोए से भरी 2 गाड़ियां मिली, जिसके बाद तुरंत जांच शुरू कर दी गई और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आयोडीन टिंचर डालकर खोए की जांच की, लेकिन खोए में मिलावट पाई गई। जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस बीच उसने एक ऑटो में भी नकली खोआ बरामद किया। इसकी भनक लगते ही व्यापारी और ड्राइवर खोआ छोड़कर डर से भाग निकले। अधिकारियों ने उन दोनों वाहनों में रखे 5 क्विंटल से ज्यादा नकली खोए को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जाता है कि यहाँ से बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट तक यहाँ का खोआ जाता है। जानकारी मिली कि चंदौली जिले के मुगलसराय थाना क्षेत्र में खोआ मंडी में दूसरे राज्यों से नकली खोया लाया जा रहा था। उधर दीपावली से पहले पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक खेत में हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक मिला। दावा किया गया कि विस्फोटक के जरिए दीपावली पर बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक वो किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चला रही थी और इसी दौरान एक खेत में एक संदिग्ध बैग पड़ा होने की जानकारी मिली। पुलिस ने तुरंत उस बैग की तलाशी ली। उस बैग से 3 हैंड ग्रेनेड और बम बनाने वाला सामान बरामद किया गया। मैं पॉलीथीन का सस्पेक्टेड बैग मिला था। जब उसे चेक किया तो उसमें सस्पेक्टेड तम्बाकू की सामग्री थी। पुलिस ने तुरंत बम स्क्वाड को वहां बुलाया और हैंड ग्रेनेड को नष्ट करवा दिया। पुलिस ने आशंका जताई कि कुछ आतंकी विस्फोटक से भरा वो बैग लेने आने वाले थे। वो इस विस्फोटक से दीपावली के आसपास बड़ा हमला करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उनकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। ये विस्फोटक भारत पाकिस्तान सीमा के पास अजनाला इलाके से बरामद किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। दोनों बदमाश उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली थी कि वो दोनों एक बुजुर्ग के साथ लूटपाट कर फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने तुरंत अलग अलग इलाकों में उनकी तलाश शुरू कर दी थी और कुछ ही घंटों में पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान वो पुलिस को देखकर भागने की फिराक में थे, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस से गिरता देख उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। नई मंडी पुलिस के मुताबिक उसने जवाबी कार्रवाई में उन पर गोली चलाई। उनमें एक आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान उन्होंने लूट की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने उनसे लूटे गए रुपए बरामद कर लिए।
इसके अलावा उनके पास से एक चाकू और अवैध हथियार भी बरामद करने का दावा किया गया। उधर तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार की ओबीसी आरक्षण बढ़ाने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तेलंगाना सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% तक कर दिया था, लेकिन बाद में यह मामला कोर्ट में पहुंच गया। महाराष्ट्र के पुणे में सेना के लिए हथियार बनाने वाले संगठन डीआरडीओ की एक प्रदर्शनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने देश में बनाए गए आधुनिक हथियारों और तोपों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुद एक टैंक पर चढ़कर उसका जायजा लिया। मुंबई में सलमान खान के पिता सलीम खान एमएनएस चीफ राज ठाकरे के घर पहुंचे और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। इधर बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार तौसीफ आलम के नामांकन से पहले बिरयानी की लूट मच गई। बहादुरगंज विधानसभा सीट से तौसीफ आलम पार्टी के उम्मीदवार हैं। नामांकन से पहले उन्होंने समर्थकों के लिए बिरयानी की दावत रखी, लेकिन दावत में बेहिसाब भीड़ जुटने से वहां के हालात बिगड़ गए। देखते ही देखते वहां बिरयानी की लूट मच गई। बिरयानी के पैकेट लेकर लोग भागने में जुट गए। कुछ लोग तो बिरयानी के ऊपर चढ़ गए। जिसके हाथ बिरयानी के जितने पैकेट लगे वो उन्हें लेकर चलता बना। वहां मौजूद लोगों ने बिरयानी लूट रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। लाउडस्पीकर की मदद से भी लोगों को समझाया गया, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। बताया गया कि 2000 लोगों के लिए बिरयानी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वहां 10,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे और देखते ही देखते वहां बिरयानी की लूट मच गई। इस सबके बीच बिहार के बेगूसराय में नामांकन के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों के बीच बवाल हो गया। हुआ यह कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास नामांकन करने तेगड़ा तहसील दफ्तर में पहुंचे। उसी दौरान एनडीए के प्रत्याशी और बिहार सरकार में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट जैसे हालात बन गए। हालात को संभालने के लिए वहां मौजूद पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज करते ही तेगड़ा तहसील दफ्तर के बाहर अफरा तफरी मच गई। बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक पुलिस की लाठियों से बचने के लिए इधर उधर भागते दिखे। कुछ लोगों ने जब एक दुकान के अंदर घुसकर बचने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उन्हें भी खदेड़ दिया। भीड़ को काबू में करने के बाद पुलिस वालों ने शांतिपूर्वक नामांकन करवाया। और हंगामा बेगूसराय में नामांकन के दौरान ही नहीं हुआ, बल्कि शिवहर जिले में वो तो जेडीयू के पूर्व विधायक मोहम्मद शरफुद्दीन को टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने शिवहर विधानसभा सीट से डॉक्टर श्वेता सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन डॉक्टर श्वेता सिंह को टिकट मिलने के बाद पूर्व विधायक मोहम्मद शरफुद्दीन के समर्थक भड़क गए और उन्होंने हंगामा कर दिया। मोहम्मद शरफुद्दीन को टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और खूब शोर शराबा किया। हंगामा कर रहे जेडीयू कार्यकर्ताओं के मुताबिक मोहम्मद शरफुद्दीन ने 10 साल तक शिवहर विधानसभा क्षेत्र में लगातार मेहनत की, लेकिन टिकट बंटवारे में उनके साथ धोखा हुआ। जेडीयू नेता मोहम्मद शरफुद्दीन के समर्थकों ने यह भी आरोप लगा दिया कि पार्टी ने पैसे लेकर शिवहर की टिकट बेच दी। मतलब टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने अपनी ही पार्टी पर बड़े आरोप लगा दिए। और इसी तरह बिहार के गोपालगंज की सदर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कुसुम देवी टिकट कटने के बाद फपक फपक कर रो पड़ी। गोपालगंज की सदर विधानसभा सीट से वो 5 बार विधायक का चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी और इसी वजह से बीजेपी विधायक कुसुम देवी का दर्द छलक उठा। पार्टी पता है कि मुझे क्या करती है। जो मीटिंग कभी भी जहाँ जाना है तहाँ मैं गई हूँ, कभी पीछे नहीं हूँ। तब भी क्या टिकट काटने की क्या वजह है। गोपालगंज की सदर विधानसभा सीट की विधायक कुसुम देवी ने टिकट कटने पर बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया और दूसरी तरफ उनके बेटे ने यह घोषणा भी कर दी कि कुसुम देवी भले ही निर्दलीय चुनाव लड़ें, लेकिन गोपालगंज की सदर विधानसभा सीट से वही उम्मीदवार होंगी। उनके बेटे ने तो समर्थकों के हुजूम के सामने ही बीजेपी को चुनौती भी दे डाली और सीधे तौर पर यह चेतावनी दे दी कि वो वहां अपनी मां को चुनाव जिताने के लिए जो हो सकता है वो सब करेंगे। समस्या के पोस्टमार्टम तक खड़े लेवल, लेकिन आज पार्टी में पीठ में छुड़ा गो ये पार्टी का हमको बनो बक्सा एक हम जोन हमारे बना को जोन धन दौलत जोन से विश्वास पे जारी, लेकिन हमको भाई मनसूबा पूरा ना हो कि उन्होंने अपने समर्थकों को भरोसा दिलाया कि उनका परिवार उस विधानसभा सीट पर ताल ठोकने से पीछे नहीं हटेगा। और यह हाल सिर्फ बीजेपी के नेताओं का नहीं था, बल्कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष भी टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रो पड़े।
उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें समस्तीपुर की मोरवा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाएगी, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। और जब चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अभय सिंह को टिकट नहीं मिली तो उनके आंसू छलक आए। हम संघर्ष करें 30 साल का, हम फिर चुनाव लड़े, ये मेरे बस में अब नहीं है। अब मैं संघर्ष से मुक्त होना चाहता हूँ। अभय कुमार सिंह के मुताबिक उन्होंने समस्तीपुर की मोरवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी थी। उन्होंने तो ये दावा भी किया कि पार्टी के नेताओं ने उन्हें टिकट देने का वादा भी किया था। और जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो उनके सब्र का बांध टूट गया और उनकी आंखों से आंसू की धार फूट पड़ी। इसके बाद उन्होंने अपने ही विधानसभा क्षेत्र के नेताओं पर कई तरह के आरोप लगा दिए और अपने समर्थकों समेत कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने ये आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही कमीशनखोरी शुरू हो जाएगी। चुनाव जिस दिन बक्सा बंद हो जाएगा उसके बाद फिर आपसे 20% कमीशन और 25% कमीशन, 30% कमीशन वसूला जाएगा। वो सारे लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। अभय कुमार सिंह ने दावा किया कि वो कई साल से मोरवा विधानसभा क्षेत्र की जनता की मदद के लिए खड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उधर कनाडा के सरी शहर में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर फायरिंग हो गई, जिससे वहां दहशत मच गई। हमलावरों ने कपिल शर्मा के कैफे कैप्स कैफे पर बीते 4 महीनों में तीसरी बार अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। इससे पहले जुलाई और अगस्त में भी कपिल शर्मा के कैफे पर गोलीबारी हुई थी। और एक बार फिर कनाडा के सरी में मौजूद कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। हमलावरों ने कपिल शर्मा के कैफे को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस बार फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलवीर सिद्धू नाम के 2 अपराधियों ने ली। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने दावा किया कि कैफे पर तीसरी बार गोलीबारी की जिम्मेदारी वो लेते हैं। पोस्ट में गैंगस्टर ने दावा किया कि उनकी जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। पोस्ट के आखिर में फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र करते हुए धर्म के खिलाफ बोलने वालों को खुली धमकी दी गई। कपिल शर्मा के कैफे पर लगातार तीसरी बार हुई फायरिंग से कनाडा से लेकर मुंबई तक हड़कंप मच गया। अफगानिस्तान के शहरों में हुई पाकिस्तान की बमबारी में बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने की खबर आई। दावा किया गया कि पाकिस्तान की सेना पहले सिर्फ अफगानिस्तान की सेना के ठिकानों को निशाना बना रही थी, लेकिन एक रोज पहले पाकिस्तान ने कंधार में जो हमला किया उसमें रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाए जाने के आरोप लगे और उसकी वजह से वहां तबाही मच गई। वहां चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आया। इसके अलावा लोगों के टूटे मकान और गाड़ियां भी दिखाई दी। दावा किया गया कि पाकिस्तान की सेना ने कंधार के रिहायशी इलाकों और बाजारों में अचानक बमबारी कर दी थी। इसके बाद जान बचाने के लिए लोगों ने वहां से भागना शुरू कर दिया। ऐसे में कई लोगों के जूते चप्पल वहां पड़े दिखाई दिए। पाकिस्तान के हमलों ने उस इलाके की सूरत बदल कर रख दी। वहां मौजूद एक मकान खंडहर में तब्दील हो गया। जानकारी के मुताबिक हमलों में वहां रहने वाले दर्जनों लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और सीमा पर जारी इस तनाव की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों के सैकड़ों ट्रक बॉर्डर पर फंस गए। ट्रक ड्राइवरों के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पिछले 5 दिन से बंद है। इसकी वजह से उनके ट्रकों में रखी सब्जियां और फल सड़ने लग गए और उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ा। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रकों की लाइन लगी नजर आई। वो ट्रक पिछले 4-5 दिन से एक ही जगह पर फंसे हुए हैं। इसकी वजह से वो परेशान हो गए और उन्होंने सड़क पर ही डेरा डाल दिया। उन्होंने वहीं खाना पीना शुरू कर दिया। एक ट्रक ड्राइवर के मुताबिक उनके ट्रक में रखी सब्जियां और फल सड़ने लग गए। दोनों तरफ सब्जी और फ्रूट दोनों फंसा हुआ है और गाड़ियों का बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने दोनों देशों से अपील की कि वो बातचीत कर मामला सुलझा लें और बॉर्डर खोल दें ताकि उनके ट्रक दोबारा चलने शुरू हो जाएं। उधर स्पेन के बार्सिलोना में फिलिस्तीन समर्थकों की रैली में अचानक हिंसा भड़क गई। गुस्साए लोगों ने वहां तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। इससे वहां के हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान गुस्साई भीड़ ने बीच सड़क पर आगजनी कर दी। इसके बाद दमकल की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सड़क किनारे मौजूद दुकानों में तोड़फोड़ करते नजर आए। उन लोगों ने कई दुकानों के शीशे फोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद जब पुलिस उन लोगों को वहां से ले जा रही थी तो गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। ये सारा बवाल फिलिस्तीन समर्थकों की रैली के दौरान मचा। इस बीच अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी नैरोबी में वहां के पूर्व प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंची भीड़ बेकाबू हो गई। एक रोज पहले भारत में रायला ओडिंगा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वो
अपना इलाज कराने कुछ रोज पहले ही केरल के कोच्चि के एक अस्पताल में भर्ती हुए थे। बाद में उनके शव को केन्या की राजधानी नैरोबी ले जाया गया, लेकिन वहां जुटी भीड़ पूर्व प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा के अंतिम दर्शन करने के लिए बेकाबू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि केन्या की पुलिस को हवा में कई गोलियां चलानी पड़ी ताकि लोगों को हटाया जा सके। फायरिंग होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोग तो जमीन पर लेट गए और कई इधर उधर भागने लग गए। हंगामा तब हुआ जब केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा के शव को नैरोबी एयरपोर्ट से वहां के एक स्टेडियम में ले जाया जा रहा था। इस बीच वहां जुटे कई लोगों ने स्टेडियम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और उसी भीड़ को रोकने के दौरान केन्या की राजधानी नैरोबी में भारी हंगामा हो गया। इससे पहले वहां के एयरपोर्ट पर भी सैकड़ों लोग केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा को श्रद्धांजलि देने पहुंच गए। उनके निधन की खबर से पूरा केन्या शोक में डूब गया और जैसे ही वहां के पूर्व प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा का पार्थिव शरीर नैरोबी एयरपोर्ट पर लाया गया, वहां मौजूद सैकड़ों लोग खुद को रोक नहीं पाए। वो सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए विमान के नजदीक पहुंच गए। कई लोग तो उनका पार्थिव शरीर देखकर फूट फूट कर रोने लग गए। कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। नैरोबी एयरपोर्ट पर उनके लिए सैन्य सम्मान का भी कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन भीड़ को देखते हुए इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। उधर तुर्की के कैसेरी प्रांत में एक सुरक्षाकर्मी ने ट्रैम के सामने आई एक महिला की जान बचा ली। वो महिला वहां ट्रैम के ट्रैक के पास खड़ी थी, लेकिन कुछ ही देर में वो ट्रैक की तरफ बढ़ने लगी और उन्होंने ट्रैम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बताया गया कि इस दौरान उन्होंने ईयरफोन लगाया हुआ था और आशंका जताई गई कि कान में ईयरफोन लगे होने की वजह से उस ट्रैम की तरफ उस महिला का ध्यान ही नहीं गया और वो ट्रैम के ट्रैक पर पहुंच गई। इस बीच वहां खड़े कई लोग ये देखकर घबरा गए। तभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद उस सुरक्षाकर्मी ने उनका हाथ पकड़ा और बिना देरी किए वो उन्हें खींचते नजर आए। वो उन्हें खींचकर सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर ले आए और इससे उनकी जान बच गई। इस दौरान उस ट्रैम को चला रहे ड्राइवर ने भी फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रैम को आगे बढ़ने से रोक दिया। ये घटना तुर्की के कैसेरी प्रांत में हुई। उधर ईडी ने अवैध तरीके से लोहे के निर्यात के मामले में कई राज्यों में छापे मारे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और होसपेट समेत हरियाणा के गुरुग्राम के 20 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। ये कार्रवाई कर्नाटक के बेलेकेरी बंदरगाह से अवैध तरीके से किए गए लोहे के निर्यात के मामले में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने नंदयाल जिले के श्रीशैलम में मौजूद श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूलू में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद रहे। पिछले 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ रही है। बड़ी खबर आई ट्रंप के भारत पर दिए बयान से जुड़ी। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने उन्हें रूस से तेल न खरीदने का भरोसा दिया है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। 100 बात की एक बात यह कि ट्रंप ने दावा किया कि उनको भारत ने भरोसा दिया है कि वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने यह दावा कर दिया तो भारत ने तुरंत बयान जारी कर दिया कि जिस फोन कॉल की ट्रंप बात कर रहे हैं, ऐसी तो कोई कॉल पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई ही नहीं। लेकिन ट्रंप ये जो बार बार ये रूस के तेल की बात भारत को लेकर कर रहे हैं, उसमें असली बात तो गोल कर जाते हैं। वो असली बात क्या है? वो ये कि ये तो ठीक है कि रूस यूक्रेन में जंग लड़ रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस की कमाई की लाइन काटना चाहते हैं ताकि वो युद्ध बंद करे, उस पर दबाव पड़े कि वो युद्ध बंद करे, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा उसको आए जा रहा है, इसलिए वो युद्ध लड़े जा रहा है, क्योंकि रूस को सबसे ज्यादा पैसा तेल और गैस बेचने से मिलता है। लेकिन एक तो यह कि अमेरिका और यूरोप ने जो प्रतिबंध लगाए कि रूस से कोई तेल ना खरीदे, उससे रूसी तेल सस्ता हो गया। उसने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया रूस ने। अब डिस्काउंट देना शुरू कर दिया तो भारत का कहना है कि भारत को तेल तो चाहिए, हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल खरीदने वाले देश हैं, इसमें हम जब तेल ले रहे हैं तो क्यों नहीं लें। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि यहां ट्रंप और यही अमेरिका एक देश को लेकर एकदम चुप है। भारत पर तो बोल रहे हैं लेकिन एक देश को लेकर एकदम चुप है, और वो कौन सा देश है? वो है तुर्की। तुर्की से उनकी दोस्ती चले जा रही है।
तुर्की नेटो का सदस्य है। नेटो यानी 32 देशों का वो अमेरिका की अगुवाई वाला सैन्य गठबंधन, जहां ये नियम है कि वो सब एक दूसरे की मदद का वादा करते हैं, अगर कोई किसी पे अटैक हो तो सब पर अटैक माना जाता है, वो वाला नेटो, रूस जैसे दुश्मनों से लड़ने के लिए। लेकिन तुर्की रूसी तेल धड़ल्ले से खरीदे जा रहा है और वहां ट्रंप चुप है। साल 2023 से तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा रूसी तेल और गैस खरीदने वाला देश बन गया। रूस का 18% एक्सपोर्ट तुर्की को जाता और 2024-25 में यह खरीद डबल से ज्यादा हो गई, 105% उछल गई उससे पहले के मुकाबले। अरबों डॉलर का धंधा हो रहा है। लेकिन इतना ही नहीं कि तुर्की रूस से तेल लेता है, तुर्की के बंदरगाह हैं सयान, मर्सिन, वो रूसी तेल और गैस लेते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसको अपने नाम से बेच देते हैं। लेते रूस से, स्टोर करके अपने नाम से बेच देते हैं, लेबल बदल के। किसको बेच देते हैं? यूरोप को। यानी ये बढ़िया है, दुनिया को लेक्चर दो कि रूस से तेल मत लो और तुर्की को लेने दो, और फिर तुर्की से वो लेकर बोलो कि हम रूस से थोड़ी ले रहे हैं, हम तो तुर्की से ले रहे हैं। यूरोप ने 2023 में सीधे रूसी तेल पर बैन लगा दिया था कि सीधे नहीं लेंगे, लेकिन तुर्की से लिए जा रहा है। और तुर्की क्या कर रहा है कि रूस के तेल में थोड़ा सा दूसरा तेल मिलाकर लेबल बदल देता है कि अब ये वाला ब्लेंड हो गया, उसको ग्रीस को दे रहा है, इटली को दे रहा है, स्पेन को दे रहा है, यूरोपीय देशों को भेज देता है। फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक यूरोप को 3 बिलियन यूरो का, 300 करोड़ यूरो का ऐसा तुर्की का तेल मिला, जिसमें अनुमान है कि 86% बंदरगाहों से सीधा रूस से आया था। मतलब जितना तुर्की ने दिया उसका 86% उसने रूस से लिया। तो कहां से दे रहा वो? एक रिपोर्ट आई कि 2024 में तुर्की के एक बंदरगाह पर 27,000 टन रूसी डीजल पहुंचा और 10 दिन बाद लगभग उतना ही ग्रीस की फैक्ट्री को वहां से भेज दिया। तो वो कहां से आ गया? तुर्की के पास। रूस से आया और तुर्की से ग्रीस को गया। यानी इस हाथ ले, उस हाथ से नाम बदल कर भेज दे, तो ग्रीस को रूस का ही तो मिल रहा है। यानी तुर्की मुनाफा भी कमा लेता है, रूस को भी पैसा मिल जाता है, और यूरोप को तेल बिना अपने प्रतिबंध तोड़े मिल जाता है। गैस का भी यही हाल है। तुर्की को 40% से ज्यादा गैस रूस से मिलती है। 40% से ज्यादा गैस वो रूस से मिलती है। 2025 की शुरुआत में ये 10% और बढ़ गई। एक पाइपलाइन है टर्क स्ट्रीम, उससे गैस, इस समुद्री पाइपलाइन है ब्लैक सी से, ये सीधा तुर्की के घरों और बिजली घरों तक पहुंचती है रूस से। फिर तुर्की से कुछ गैस चली आती है हंगरी और बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देशों को, और वो कह रहे हैं हम तो तुर्की से ले रहे हैं। 2024 में यूरोप का रूसी गैस का हिस्सा कुल 18% रह गया। लेकिन तुर्की से एक्स्ट्रा गैस लेने लग गया यूरोप। रूस से बंद की, ओके हम नहीं ले रहे रूस से, तुर्की से लेना शुरू कर दी। तुर्की रूस से ले रहा है। तुर्की में कहां से आ रही है? रूस से आ रही है। रूस ने तुर्की से ही 2024 में 3,400 करोड़ यूरो कमा लिए तुर्की को देके तेल गैस, और ट्रंप कह रहे हैं कि रूस की कमाई हो रही है, उसको रोको। वो तो तुर्की को बेच के ले रहा है पैसे। लेकिन ट्रंप तुर्की को क्यों कुछ नहीं बोल रहे? क्योंकि तुर्की नेटो में है और नेटो की फौज के अड्डे हैं तुर्की में। तुर्की की लोकेशन जो है यहां पे एशिया और यूरोप के बीच की तुर्की की लोकेशन है, वहां पर अमेरिका को अड्डे चाहिए। अमेरिका के अड्डे हैं, बड़े एयरबेस हैं तुर्की में, वहां से वो ISIS जैसे दुश्मनों पर अमेरिका हमले करता है। सीरिया से रूस के समर्थन वाली जो बशर अल असद, सीरिया जो पास बगल में है तुर्की के, रूस के समर्थन वाली बशर अल असद की सरकार थी, उसको निकालने में किसने मदद की? तुर्की ने मदद की। और तुर्की अगर रूस और चीन की तरफ पूरी तरह चला गया तो इस इलाके में अमेरिका का एक बड़ा अड्डा जो है वो चला जाएगा, इसलिए अमेरिका को यह डर रहता है। तो तुर्की को 60% तेल और 40% गैस रूस से सस्ते में मिलती है। और टर्क स्ट्रीम जैसे रूस के साथ तुर्की ने लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। तुर्की खुलकर कहता है कि सर्दी में लोगों को गैस न दो तो क्या जवाब देंगे? उससे बोलो कि भाई तुम रूस से क्यों ले रहे हो, करो हम कहां से देंगे लोगों को।
तो तुर्की अपने हित देखकर फैसले कर ले तो वो कुछ नहीं, भारत करे तो उस पर उंगली उठाओगे। भारत ने भी कह दिया कि हम भी अपने हिसाब से ही तो फैसले करेंगे फिर। लेकिन इस पर अमेरिका के साथ यूरोप भी चुप हो जाता है, क्योंकि तुर्की ही रूस का जो तेल है यूरोप भेजता है। हंगरी जैसे देश अब भी तुर्की के रास्ते से गैस लेते हैं। तुर्की भी दोनों तरफ से खेलता है, पुतिन के साथ भी, ट्रंप के साथ भी। यानी सब अपना फायदा देखकर खेल रहे हैं ना। तुर्की अपना फायदा देख रहा है, अमेरिका अपना फायदा देख रहा है, रूस अपना फायदा देख रहा है, यूरोप अपना फायदा देख रहा है, तो भारत भी तो वही करेगा। 100 बात की एक बात। इधर शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन हरे निशान पर बंद हुआ। मजबूत ग्लोबल संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 862 अंक चढ़ गया तो निफ्टी भी उछलकर 25,585 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। पीएसयू बैंक को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, बैंक और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में रही। महाराष्ट्र सरकार ने नगर निगम कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस की घोषणा कर दी। मुंबई नगर निगम के कर्मचारियों को 31,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा ठाणे नगर निगम के कर्मचारियों को 24,500 और नवी मुंबई नगर निगम के कर्मचारियों को 34,500 रुपए का बोनस मिलेगा। इस बीच सेना के लिए हथियार बनाने वाले संगठन डीआरडीओ ने देश के पहले स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया। इसकी टेस्टिंग जमीन से करीब 32,000 फीट की ऊंचाई पर की गई। 32,000 फीट की ऊंचाई से जवानों ने मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट के साथ छलांग लगाई। उनके पैराशूट जैसे ही हवा में खुले उन पर डीआरडीओ लिखा नजर आया, क्योंकि इस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को डीआरडीओ ने बनाया है। ये पैराशूट सिस्टम पूरी तरह से भारत में बनाया गया। डीआरडीओ ने दावा किया कि इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की गई उससे ये काफी ज्यादा सुरक्षित बन गया। इसके अलावा इसका संतुलन बनाने में भी आसानी होगी। जवानों ने सफल लैंडिंग कर इसे साबित भी कर दिया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम बनाने पर डीआरडीओ को बधाई भी दी। उधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक कुएं का संक्रमित पानी पीने से 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बताया गया कि उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। छिंदवाड़ा जिले के एसडीएम के मुताबिक जांच में उस कुएं के पानी में मरे हुए कबूतर पाए गए और आशंका जताई गई कि मरे हुए कबूतरों की वजह से उस कुएं का पानी संक्रमित हो गया। बताया गया कि छिंदवाड़ा के राजोला गांव में 150 घरों के लोगों ने उस कुएं का पानी पिया था। उनमें 50 से ज्यादा लोगों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की। वहां उनके इलाज के लिए प्रशासन की तरफ से 2 से 3 दिन के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए। इसके साथ ही राजोला गांव के उन 150 घरों के लोगों की जांच की गई। जिस नल जल योजना से जिस कुएं से पानी आ रहा था इस गांव का, उसके हम लोगों ने सैंपल लिए। जब उसके अंदर झांक के देखा कुएं के, तो 4 कबूतर उसके अंदर मृत पाए गए थे। वहां उन लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशासन की टीम ने उस कुएं को बंद करवा दिया। उधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक पटाखा कारोबारी के घर में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि धमाके की वजह से घर में रखा गैस सिलेंडर भी फट गया। इस हादसे में उनके मकान को काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा आसपास रहने वाले भी धमाके की चपेट में आकर घायल हो गए और इसके बाद हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धमाके की वजह से किसी के सिर में चोट आई तो किसी के पैर सुन्न पड़ गए। हालांकि अस्पताल पहुंचते ही तुरंत उनका इलाज शुरू किया गया। जानकारी मिली कि पटाखा कारोबारी के घर विस्फोट में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें एक बच्चा भी जख्मी हो गया। डरा देने वाला हादसा सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के मियागंज नाम के गांव में हुआ। खबर मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उधर दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा में अंतरिम राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति बदलने के बाद भी पेरू के हालात नहीं बदले। कुछ दिन पहले युवाओं ने पेरू के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन छेड़ दिया था। युवाओं ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इसके बाद होसे जेरी ने पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। लेकिन युवा प्रदर्शनकारी उनके खिलाफ भी सड़कों पर आ गए। उन्होंने वहां के संसद भवन का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान वो पुलिस की तरफ से लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ते नजर आए। उन्होंने वहां आगजनी भी कर दी। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति बदलने के बाद भी पेरू में कुछ नहीं बदला। पेरू में पहले की तरह ही भ्रष्टाचार हो रहा है और अपराध बढ़ता जा रहा है।